हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाई SN सर में। और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है उसके बारे में। और इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के बारे में अगर बात कर रहे हैं आप, तो आप अच्छे से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है आपके किसी निश्चित कक्षा के अंदर नाभिक के चारों ओर, तो उस गति के कारण उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है और जो नाभिक का आवेश है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो नाभिकीय आकर्षण है, उस आकर्षण के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रह रहा है, तो इसके कारण उसके अंदर क्या है, कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी अवश्य होनी चाहिए। तो हमारे इलेक्ट्रॉन के पास दोनों प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की बात आप कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होगी, ठीक है, वो दोनों प्रकार की होगी। कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा भी होगी। कौन कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा प्लस क्या है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी उसके अंदर, है ना। गतिज ऊर्जा किसके कारण होगी? गति के कारण होगी। गति के कारण उसके अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा है। और जो उसकी स्थिति है ना, विशेष कक्ष में जो वो विशेष कक्षा में गति कर रहा है, विशेष कक्षा में स्थित है, वो गति कर रहा है ना, स्थित है। अतः क्या होगी उसके अंदर? स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना। तो विशेष स्थिति के कारण उसके अंदर क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। और जो गति है, उस गति का कारण क्या है, उसकी गतिज ऊर्जा है। तो उसकी गतिज ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए? गति चाहिए। उसका क्या है, उसका गति? तो आप अच्छे से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जब अपने वृत्तीय पथ पे गति करता है, तो उस पर दो प्रकार का बल काम करता है। एक आपका जो है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दो फोर्स होते हैं आपके, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक्चुअली वो क्या होता है, जो कुलामी बल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच में जो बल काम करता है, नाभिक के मध्य कार्य करने वाला बल, मध्य कार्य करने वाला बल, ठीक है, ये होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो क्या है, जो अपकेंद्री बल काम करता है, वो होता है, ठीक ना। तो अपकेंद्री बल क्या हो जाएगा, आप जानते ही हो, कोई भी वस्तु जब वृत्तीय पथ पे गति करती है, तो उसके वृत्तीय केंद्र की ओर क्या है, एक बल लगता है, जिसे अपकेंद्री बल बोलते हैं। और वृत्तीय पथ से बाहर की ओर बल लगता है, नाभिक से या फिर केंद्र से बिल्कुल बाहर की ओर दूर, उसको बोलते हैं अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल का मान हम लोग सीधे लिखते हैं mv²/r हो जाता है अपकेंद्री बल का मान। और जो नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला बल है, उसे बोलते हैं कुलामी बल। क्या बोलते हैं? कुलामी बल। और F = क्या होता है वो, अगर बात करें 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी कि दोनों आवेश और दोनों आवेशों का गुणनफल और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं, तो क्या हम लोग का कुलामी बल का मान आ जाता है। इसका मतलब हमारा अगर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में गति कर रहा है, तो उस पर जो कार्य करने वाले दोनों बल उसके ऊपर हैं। एक बल बाहर की तरफ काम कर रहा है, क्या है, अंदर तरफ काम कर रहा है। तो दोनों बल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि आपका जो F है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये क्या होगा, mv²/r के बराबर होगा। ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये तो क्लियर हम लोग का है। अगर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, v है, और वो r त्रिज्या के पथ में चाहे कक्षा में गति कर रहा है, तो उसका जो mv²/r क्या हो जाएगा, अपकेंद्री बल हो जाएगा। लेकिन इस बल में बात करें, तो इसमें एक आपका नाभिक है, और नाभिक में क्या होते हैं, अगर जेड प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हैं, जेड प्रोटॉन की संख्या, जेड क्या है, प्रोटॉन की संख्या। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या है, परिमाण है, ठीक है ना। तो आपका कुल प्रोटॉनों का आवेश कितना हो जाएगा, कुल प्रोटॉनों का आवेश क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन का आवेश कितना, ई है, अगर
एक प्रोटॉन का आवेश कितना है, ई है, जेड प्रोटॉन उसके अंदर हैं, तो गुणा कर देंगे आप तो जेड इंटू ई क्या हो जाएगा, कुल प्रोटॉनों का आवेश हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, कह सकते हैं Q1 का मान। ऐसे Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका, Q2 बराबर ई हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बात थी, अब हम लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को। तो अब इसको सीधे हम लोग डायरेक्ट इसको लिख करके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से इसको, कि आपका जो नाभिकीय बल है, जो नाभिक इलेक्ट्रॉन पे बल लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का जो वृत्ति गति है, उस वृत्ति गति के कारण जिस पे अपकेंद्री बल लगा हुआ है, वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अब जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, के मान के काम करते हैं। ठीक है, लिखना आसान होगा हम लोग के लिए, और कोई बात नहीं विशेष। तो हम कह सकते हैं कि आपका जेड ई ये हो गया Q1 इंटू ये हो गया ई, Q2 हो गया अपन क्या हो गया, आर का स्क्वायर, आप कोई कांस्टेंट ले लिया के, है ना। ये हो गया हम लोग का नाभिक का बल, जो नाभिक इलेक्ट्रॉन पे बल लगा रहा है। और अपकेंद्री बल कितना हो जाएगा, mv² अपान आर हो जाएगा, mv² अपान आर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आर से आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ई इंटू ई क्या होगा, ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि mv² इक्वल टू क्या बचा, के बचा हुआ है, जेड बचा है, ई इंटू ई क्या है, ई का स्क्वायर हो गया, नीचे क्या है, आर बचा हुआ है, तो आर हो गया। ठीक ना। तो ये क्या निकल गया, mv² का मान हो गया। आप जानते हो कि जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 mv² होती है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे अगर, तो 1/2 mv² कर दें इसको, तो इधर भी करना पड़ेगा 1/2 kZe²/r हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी हम लोग को। तो k इक्वल टू कर सकते हैं कि हाफ kZe²/r हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का सिंपल सा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मान, किसका मान हो गया, ये हम लोग का है गतिज ऊर्जा। क्या निकल के आया, गतिज ऊर्जा निकल के आया। अब आप बात करेंगे किसकी, स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आपको पता है अच्छे से। स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है, कार्य के बराबर। तो यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है, आप देख रहे हो नाभिक है हम लोग का, और नाभिक क्या है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाए हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन के फोर्स की वजह से क्या है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में ही क्या है, गति कर रहा है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर जानते हैं आप क्या होता है, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन या दूरी कह सकते हो आप, है ना, बल गुणे विस्थापन। तो W इक्वल टू बल कितना, नाभिक कितना बल लगा रहा है आपका, अभी दिखा आपने, K इंटू, है ना, Ze² अपान r²। ये हो गया किया गया कार्य। आज दूरी की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रॉन अगर इतना दूरी पे आ रहा है, r दूरी पे आ रहा है, तो दूरी विस्थापन कितना हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, r, तो r से r स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो आपका W इक्वल टू kZe² अपान r। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहिए, लेकिन नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रखा हुआ है, अपनी तरफ खींच नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि उसे निगेटिव कार्य करना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, निगेटिव चिन्ह लगाना पड़ेगा हम लोग को उसके कार्य में। तो हम लोग का जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या होगा, माइनस kZe², है ना, kZe² अपन क्या हो जाएगा, r, kZe² अपन r हो जाएगा। ये आपका स्थितिज ऊर्जा का मान हो गया। अब हम लोग अगर कुल ऊर्जा की बात करें, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, है ना, कुल ऊर्जा E बराबर क्या होता है, जानते ही हो, K प्लस U होता है। तो आपका E बराबर क्या हो जाएगा, K का मान कितना है, 1/2, यहाँ पे K का मान निकाला है आपने 1/2, Z K भी है तो K रख लो, kZe² अपान r। जो पोटेंशियल एनर्जी U है उसका मान नेगेटिव है, तो नेगेटिव kZe² अपान r हो जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है इसकी आधी है, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है, इसका आधा ये है। तो कह सकते हैं E इक्वल टू, इस बड़े में से छोटा क्या होगा, घट जाएगा, बड़े का चिन्ह आएगा, तो माइनस k 1/2 भी हो जाएगा, kZe² अपान r। तो आपका जो टोटल एनर्जी है उसका मान यहाँ पे आ गया, E इक्वल टू माइनस 1/2 kZe²। अब इसमें हम लोग चाहें तो R की जो वैल्यू है वो रख सकते हैं, और रख करके उसका डिस्कशन कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू आ रही है ये इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और किसी विशेष कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी। तो आइए देखते हैं इसको, कुल एनर्जी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसको हम लोग।
तो टोटल एनर्जी ई का जो वैल्यू है, पहली चीज़ तो नेगेटिव बता रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन को वो खींचने के बजाय किसी स्थिर कोश में रख रही है नाभिक, इस वजह से उसके अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर हो रही है किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में। और जैसे जैसे हम उसको दूर करते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता जाएगा और लास्ट में नेगेटिव से होते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, जाकर के वहाँ से नाभिक के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो नाभिक के बंधन से अभी हम लोग मुक्त नहीं करेंगे, अभी हम लोग उसको लेके चलेंगे। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि माना 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है E बराबर कितना है, इसको En कर देते हैं। जब 9वीं कक्षा बोल दिया आपने, 9वीं मतलब क्या हो गया, पहली दूसरी तीसरी कोई शक्ति है ना, तो 9वीं के लिए En कर दिया तो En इक्वल टू क्या हो जाएगा, K यूज कर रहे हो तो K यूज आप कर सकते हो, या फिर हम लोग K को छोड़ सकते हैं, चाहे 1/4 का मान हम लोग रख लेंगे बाद में, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप K रख रहे हो तो K रखिए। K इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZE² अपन क्या हो जाएगा R, और यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस साइन, ये चिन्ह लगेगा हम लोग का माइनस का, क्योंकि हमारा जो टोटल एनर्जी आई है किस में आई है, माइनस में आई है। अब यहाँ पे जो अगर 8वीं कक्षा में चल रहा है तो क्या हो गया, Rn कर देते हैं। Rn क्या हो गया उसका, 9वीं कक्षा हो गई, क्या हो गई, 9वीं कक्षा का त्रिज्या हो गई, 9वीं कक्षा की त्रिज्या, ठीक है। Rn क्या हम लोग का है, Rn जो है 9वीं कक्षा या कोश की त्रिज्या है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब अभी आप Rn का वैल्यू पीछे निकाल चुके हो, यहाँ पे लोग Rn की वैल्यू निकालेंगे नहीं, क्योंकि पीछे वैल्यू हम लोग Rn की निकाल चुके हैं, तो सीधे उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो Rn की वैल्यू निकल के आई थी KN² होल टू अपान 4 पाई, है ना, 4 पाई स्क्वायर E² है ना, E² यम भी रहेगा इसके अंदर, मास भी है, E² इंटू जेड, 4 पाई स्क्वायर E² m है ना, m इंटू जेड। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक उसका, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यहाँ पे एन क्या है, कक्षा की संख्या है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। अगर ये वैल्यू हम लोग उसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो En का मान क्या हो जाएगा, En इक्वल टू कि माइनस में KZE² होल टू अपन Rn का मान रखिए यहाँ पे, तो K हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KN²H², इसके बटे में क्या होगा यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर E² m इंटू जेड, ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब ये वैल्यू क्या होगी, अपोजिट के मल्टीप्लाई होगी जाकर के वहाँ पे, तो आपका En इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस KZE² है ना, होल टू अपान KN²H², और ये वैल्यू क्या होगी, जाके ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई करेगी 4 पाई स्क्वायर E² m इंटू जेड, ये वैल्यू लोग को मिल रही है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे K से K क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, और देखिए कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या, और कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या, En इक्वल टू क्या हो गया, माइनस, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए 4 पाई स्क्वायर लिख लीजिए, 4 पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ई पे क्या होगा, 4 पावर हो जाएगा, ठीक है, ई पावर 4, और जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, ठीक है, साथ में एम भी है, तो पहले एम को लिखता हूँ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे की बात करें हम लोग तो क्या है यहाँ पे N²H² बचा हुआ है, N²H², तो 4 पाई स्क्वायर e⁴ हो गया यहाँ से, ठीक है। आपका यम था तो यम हो गया है, जेड इंटू जेड क्या है, जेड स्क्वायर हो गया, नीचे केवल बचा है N²H² बचा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो देखिए ध्यान से अगर देखें हम लोग, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये 4 पाई स्क्वायर और E² और ये जो मास है इसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है ना। आपको पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, 22.7 हो जाएगा। ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ जानते ही हैं। मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg में जानते ही हैं, है ना। जेड की वैल्यू पता नहीं है, जेड का मतलब क्या हो गया कि किस एलिमेंट का, किस तत्व का हम लोग निकाल रहे हैं, किस परमाणु को निकाल रहे हैं, उसमें प्रोटॉनों की संख्या यानी कि उसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, तो वो चेंज हो सकता है, यानी कि ये एक वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। नीचे देखें तो एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट ही है, तो बचा क्या, En²। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारा जो En होगा, En ये पूरा वैल्यू अगर हम ले लें
कांस्टेंट के फॉर्म में ले लें, ठीक है, तो क्या बचेगा के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इस फॉर्म में बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे के का मतलब क्या है, इन सभी कांस्टेंटों का मान यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर सबका मान हम लोग रखें तो क्या इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, एन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो अगर कहते हैं हम लोग कि ई का एम है ना, ई एम पाई एंड एच, ई एम पाई एंड एच का मान रखने पर उसमें अगर रखेंगे तो हम लोग का जो ई एन की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ई एन की वैल्यू जो आएगी -2.18, माइनस में है तो -2.18 आएगा इंटू 10 टू दी पावर आ जाएगा -11। लेकिन ये जो -11 लिखने जा रहे हैं हम लोग, ये जो वैल्यू है किस में आएगी, अर्ग में आएगी, किस में आएगी, अर्ग पर एटम, ठीक ना, -11 और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कर सकते हैं अर्ग पर परमाणु या फिर पर एटम आप कर सकते हो, अर्ग पर एटम में ये आया हुआ है, ठीक है। और आप जानते हो, फार्मूला जानते होंगे आप कि एक अर्ग में कितना जूल होता है। इसको अगर जूल प्रति एटम में कन्वर्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि एक अर्ग का मतलब कितना होता है। एक जो अर्ग होता है, ठीक है, उसको जूल में बदलना है तो जूल में वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो एक अर्ग का मान होता है 10⁻⁻7 जूल। एक अर्ग बराबर कितना, 10⁻⁻7 जूल होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उसमें हम लोग पुट करेंगे तो किससे मिल जाएगा हम लोग को, जूल प्रति एटम में मिल जाएगा, जूल प्रति एटम में, ठीक है ना। तो बस सिंपल सा हमें अर्ग को हटाना है, जूल को रखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 10⁻11 है, ठीक है, एक अर्ग इतना अर्ग है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, इसका जूल में आ जाएगा। तो क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करें इसमें, तो 10 पावर बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी, 10⁻11 यहाँ पे क्या है 10⁻7 है, तो हम कर सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू आएगा ई एन इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और बाकी तो आपका ये काम करेगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, बट ये चेंज हो जाएगा आपका क्या चीज़, जूल प्रति परमाणु में हो जाएगा, जूल प्रति परमाणु में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो एनर्जी होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है, किस में देता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है। तो अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो लेकिन हमें मालूम नहीं है कि एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना, एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आपका लिख सकते हैं आप एक जूल बराबर, एक जूल में कितना आपका सिंपल सा 6.242 इंटू 10⁻18, ठीक है, 6.242 इंटू 10⁻18 आपका क्या हो जाएगा, जूल है। ये किस में बदल रहे हो आप, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में बदल रहे हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। एक जूल का मान कितना हो जाता है, ठीक है, एक जूल का मान होता है 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब एक जूल, ये जूल में है पूरा आपका, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब बदलेंगे हम लोग तो सिंपल सा इसका वैल्यू आता है 13.6, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ई एन इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये हो गया किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आपका एक फार्मूला यहाँ पे ये मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, जूल प्रति परमाणु में। ये फार्मूला हम लोग को मिलेगा किस में, अर्ग प्रति परमाणु में। और एक फार्मूला हम लोग को यहाँ मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या ये किस में हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, ठीक है ना। ई एन इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, ठीक है। अब इसको आप इसको किलो जूल वगैरह में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किलो जूल वगैरह में भी इसको बदल के आप लिख सकते हैं। लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका अधिकांश जगह क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइए अब इसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। अगर हमारा ये टोटल एनर्जी निकल जा रही है हम लोग की, ये हो गई, ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको नोट कर लेने होंगे, नोट कर लीजिएगा। आइए थोड़ा सा इसके आगे बात करते हैं। अब जानते ही हैं जो बोहर्स मॉडल था वो स्पेशली किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए। बोहर्स मॉडल किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए था। और हाइड्रोजन एटम के लिए बताया उन्होंने कि जो हाइड्रोजन के समान परमाणु होंगे या फिर आयन होंगे उन पर भी क्या होगा, ये लागू होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक जो आपके सिस्टम होंगे उन्हीं पे क्या होगा, ये लागू होगा। यानी कि हाइड्रोजन पे लागू हो सकता है,
ऐसे आपका हीलियम पे एक पॉजिटिव कर दोगे तो उस पर भी लागू हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, एक निकाल दोगे एक पॉजिटिव आ जाएगा, तो हीलियम पे भी क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिथियम की बात करोगे, ठीक है, तो लिथियम पे 2 पॉजिटिव कर दो, इसके पास 3 होता है परमाणु क्रमांक, इसका 2 होता है ना। ऐसे ही आपका बेरिलियम पे करना है तो इस पर क्या करना पड़ेगा, 3 पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक बन जाएगा। तो आप हाइड्रोजन पे चाहे हीलियम पे 1 पॉजिटिव, लिथियम पे 2 पॉजिटिव, बेरिलियम पे 3 पॉजिटिव वाले सिस्टम पे भी क्या है, आप इसको लागू कर सकते हो बोहर्स मॉडल को। तो चलिए हम लोग स्पेशली हाइड्रोजन के लिए बात करें, तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, यानी इसके लिए Z बराबर कितना हो जाएगा, 1। और इसका N बराबर क्या है, 1 ही होता है। कोष भी क्या होते हैं इसके, 1 ही होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो हाइड्रोजन है उसके लिए ऊर्जा की बात करें, EH कर देता हूँ उसको, EH इक्वल टू तो -13.6 इंटू -13.6 इंटू आपका Z की वैल्यू क्या हो गई, Z स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अपन 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। आपका नॉर्मल तरीके से हो जाएगा कितना, तो EH इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि पहली कक्षा जो होगी, पहली कक्षा की जो ऊर्जा होगी, पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी पहली कक्षा की ऊर्जा। यानी ये पहला कक्षा है, इसका हो गया कितना हो गया, 13.6, माइनस में होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरी कक्षा की बात करें हम लोग, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, तो EH इक्वल टू किसके लिए है आपका, जब Z इक्वल टू क्या है, Z इक्वल टू 1 ही है, लेकिन आपका जो है N इक्वल टू क्या है, 2 हो गया, N इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, तो उसके लिए जब बात करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका EH इक्वल टू, चाहे जो भी एनर्जी आप ले रहे हो, ठीक है, दूसरे कोर्स के ले रहे हो तो इसको E2 कर दो, क्या कर दो, E2। ठीक है, ये पहले कोर्स के लिए, तो इसको क्या बोल सकते हैं, E1 इक्वल टू पहले कोर्स के लिए हो गया। ये दूसरे कोर्स के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू Z, है ना। Z आपका अगर वही ले रहे हो, एक ही ले रहे हो, तो 1 का स्क्वायर बट्टे N का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर सकते हो कि -13.6 अपन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये। ऐसे आप E3 भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप E3 निकाल लो, तो E3 भी क्या होगा, -13.6 हो जाएगा, और आपका 1/3 का स्क्वायर यानी कि -13.6 अपन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। ऐसे आप E4 निकालना चाहते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू आपका 1, Z 1 ले रहे हो, ठीक है ना। चौथे कोर्स के लिए बात करोगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, E4 कितना हो जाएगा हम लोग का, -13.6 अपन कितना, 16 हो जाएगा, है ना। देख रहे हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हम लोग को रिजल्ट क्या मिल रहा है वो देखिए यहाँ पे। ठीक है, E1 कितना है, 13.6 है ना। E2 कितना है, 13.6 अपन 4 है ना। यहाँ पे देखिए E3 कितना है, 13.6 अपन 9 है। E4 कितना है, -13.6 अपन 16 है। आप देख रहे हो निगेटिव वैल्यू क्या है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि E1 जो होगा, इसका सबसे अधिक निगेटिव वैल्यू 13.6 है, इसका वैल्यू उससे कम आएगा, है ना। इसका वैल्यू उससे भी कम आएगा, इसका वैल्यू क्या है, उससे भी कम आएगा, लेकिन वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अभी थोड़ी देर पहले समझाए हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है, जितना वो कम नेगेटिव रहेगा उतना ही उसकी वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है। यानी हम कह सकते हैं कि E1 की वैल्यू सबसे कम है, E2 की वैल्यू उससे अधिक है, ऐसे ही E3 की वैल्यू क्या है, उससे अधिक है, E4 की वैल्यू क्या है, उससे अधिक है। अर्थात हम नाभिक से पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पाँचवा कोष, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो किस ऑर्डर में होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। E1 ये क्या हो गया, E2 ये क्या हो गया, E3 ये क्या हो गया, E4 ये क्या हो गया, E5। ऐसे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में है। नाभिक से जितना दूर जाएंगे आपकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब है, उसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, कुल ऊर्जा थी, उसका अलग अलग मात्रक में उसके वैल्यू होगी हम लोग की। ठीक है, और अलग अलग कक्षाओं की जो ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए। अब यहाँ से हम लोग अगर 2 कक्षाओं के एनर्जी का डिफरेंस निकालना चाहते हैं, क्या डिफरेंस होगा उसका, तो आसानी से निकाल सकते हैं। किसके लिए, लेकिन ये हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। अच्छा, अगर हाइड्रोजन नहीं लेते हम लोग तब क्या होता, अगर हाइड्रोजन के अलावा हम लोग कोई एटम दूसरा कोई लेते हैं तब क्या वैल्यू देगा हम लोग को, तो बिल्कुल उसको भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ले रहे हो किसको, आप ले रहे हो लिथियम को। ठीक है, किसके लिए, लिथियम, लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है,
चलो हीलियम के पहले देख लेते हैं, हीलियम उसी पर सबका हो जाएगा। ये हीलियम हो गया, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 2 है, लेकिन इसे +1 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका Z = कितना हो गया 2 हो गया, Z = 2 हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जो E1 निकाल रहे हैं किसके लिए, हीलियम के निकाल रहे हैं, तो -13.6 तो सबके लिए होगा, लेकिन यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका फार्मूला क्या है Z² है, तो Z की वैल्यू क्या होगी -13.6 इंटू Z की वैल्यू रखो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपान n क्या है, अगर ये पहला कोस है n = 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या मिलेगा हम लोग को -13.6 इंटू 4 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कंपेरिजन करो आप, अब से क्वेश्चन पूछ सकता है इस पर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन के लिए जो पहला कक्षा है उसका एनर्जी और जो हीलियम है उसके लिए जो पहला कक्षा है उसका एनर्जी, किसके लिए कौन सा एनर्जी अधिक होगा, कौन सा एनर्जी कम होगा। तो आप देख रहे हो माइनस में देखा जाए तो ये क्या है 4 गुना है, माइनस में कितना है 4 गुना है, लेकिन जब इसको 4 गुना करेंगे तो माइनस वाला वैल्यू क्या होगा बड़ा हो जाएगा। अब माइनस वाला वैल्यू जितना बड़ा हो जाएगा उसका रियल वैल्यू क्या होगा उतना ही कम होगा। दैट मीन्स इन दोनों माइनस वैल्यूज में आपका ये वैल्यू छोटा होगी, ये वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। यानी कि हाइड्रोजन की जो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी क्या होगा अधिक होगा, और जो हीलियम के पहले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी कम होगी। इसी प्रकार से आप E2 निकाल सकते हो, E2 निकालोगे तो क्या होगा -13.6 इंटू Z तो वही रहेगा 2 का स्क्वायर, लेकिन n बढ़ जाएगा तो क्या होगा n का स्क्वायर, यानी कि n दूसरा कोस हो गया, यानी कि Z = 2 है, n = भी क्या हो गया 2 हो गया, इसके लिए निकाल रहे हो तो 2 का स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब देखो इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, यहाँ से क्या निकलेगा -13.6 निकल के आएगा, -13.6। तो ये किसके लिए, दूसरे कोस के लिए, किसके लिए देख रहे हैं हीलियम के लिए। तो हीलियम के लिए जो दूसरे कोस का जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वह ऊर्जा किसके बराबर हो गई, आपके हाइड्रोजन के पहले कोस के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गई। हाइड्रोजन का जो पहले कोस में इलेक्ट्रॉन होगा जो ऊर्जा होगी वह ऊर्जा हीलियम के दूसरे कोस में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा के बराबर होगी, है ना। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इस पर क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही आप किसी का निकाल सकते हो, इसका E3 निकाल लो, E3 निकालना होगा तो -13.6 कर लो, इंटू एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा 2 का स्क्वायर करोगे, लेकिन नीचे क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा, 3 से जा 9 हो जाएगा, ठीक ना, 9 हो जाएगा। तो -13.6 / 9, यहाँ पे देखो -13.6/9 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। ये आपका तीसरा हाइड्रोजन के लिए है, ये तीसरा किसके लिए हीलियम के लिए है। तो हीलियम का जो तीसरा है उसका क्या है 4 गुना नेगेटिव बड़ा है, यानी कि उसका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से ये क्या है बिल्कुल इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी एटम के लिए, है ना, उसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम हो और किस कोस के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी है वो मालूम हो, तो आप इजीली क्या है इससे आप निकाल सकते हैं और कंपेरिजन भी कर सकते हैं, है ना। तो अगले वाले लेक्चर में देखेंगे हम लोग कि दो कक्षाओं के बीच में जो एनर्जी है उसका डिफरेंस कितना होता है ना। E2 - E1 = H, जो H निकल के आता है, वहाँ से फ्रिक्वेंसी लेमडा के बीच में संबंध निकालेंगे हम लोग, किस प्रकार से जो रेडिएशन निकलेगा उसका कैसा वेवलेंथ होगा और किस कक्षा से किस कक्षा में आने में किस प्रकार का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो अगला लेक्चर इससे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें स्पेक्ट्रम की बात होगी, आपके जो दो कोषों के बीच में जो ना ऊर्जाओं का अंतर है उसके बारे में बात होगी, है ना, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए चैनल पे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।